चेयरमैन होने के नाते से मैं क्रिश्चियन ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग हमारे इस दुख में हमारे साथ शरीक हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि पीटीए ने एक चार्ट नोटिस दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर कॉलोनी खाली कर दी जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे। हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिठाया है, सीडीए ने यहाँ पे बिठाया है। यहाँ के आईडी कार्ड यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब एक नादरा एक कौमी अदारा है जिसमें आपको पता है कि इस तरीके से आईडी कार्ड नहीं बनाए जाते जब तक उनका कोई यहाँ पे अथेंटिक सिस्टम ना हो। तो जब सीडीए खुद हमें यहाँ पे बिठाने वाला है और 3 दिन के चार्ट नोटिस में हमें यहाँ से खाली करने को कहता है, तो ये एक नाइंसाफी है इस रमजान के बाबरकत महीने में। हम नहीं मानते नाइंसाफी के ये सामने, हम नहीं मानते नाइंसाफी के ये सामने, हम नहीं मानते। हालेलुया। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, एक बहुत ही बड़ा इशू, शायद अगर ये पाया तकमील तक पहुंचता है तो इससे बड़ा कोई सान्या नहीं होगा कि 60 की 70 की दहाई में बनने वाली कायम होने वाली कच्ची आबादियां इस्लामाबाद में सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की नजर होने को जा रही हैं, जिस पर सीडीए ने उन्हें खाली करने का नोटिस दिया है। तो जाहिर है इस पर पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या मुस्लिम कम्युनिटी भी वहां रहने वाली सरतपा एहतजाज है। बहुत सारे लीडर वहां आए, यकजहती का उन्होंने इजहार किया, जिसमें रिमशा कॉलोनी, मशरफ कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, मस्कीन कॉलोनी और कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं। कहा यह जा रहा है, दो राय हैं, एक सड़क वहां से और एक ये है कि वहां पे एक सेंटर बनने वाला है, कॉन्फ्रेंस सेंटर बनने वाला। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स का खुलेआम वायलेंस है। वो कैसे, मैं अमजद साहब से ही गुफ्तगू करूंगा। मैं बताता जाऊं कि आज मेरे साथ तबसरा निगार अमजद परवेज साहब हैं, फिर शरीके गुफ्तगू अरफान सलामत खोकर साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरल कैपिटल PMLQ के, और उनके साथ ही हमारे साथ आशर अदनान गौरी साहब हैं जो रिमशा कॉलोनी से जिनका तलक है, अमन कमेटी के वो मेंबर हैं। उसके अलावा आशर अदनान गौरी अजाज गौरी दोनों ही इसकी तामीर में एक हिस्सेदार भी हैं। फिर हमारे साथ श्री असलम हैं, सब जानते हैं सोशल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ये हमारी एक मुस्तकिल एक बड़ी जानदार रुकन भी हैं NCN TV की। इसी तरह अमजद साहब भी हमारे एडवाइज़र हैं। तो अमजद साहब, सवाल बड़े सारे यहाँ आते हैं कि जब ये 60 और 70 की दहाई में यहाँ आते हैं, फिर सियासतदान इनसे वोट लेके आते हैं, ये इनका वोट कैसे बना, इनका शनाख्ती कार्ड, इनका पता कैसे बना, ये अब जाके उनको पता चला है कि ये जो है गैर कानूनी है। तो ये अमजद साहब, आपकी समझ में कुछ आता है कि ये हुकूमत की क्या कार्रवाई क्या है? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो आज की कट का ये जरूरी था जो ऑनलाइन हमने किया,
क्योंकि एटलीस्ट हमें अपनी आवाज़ जो है वो ज़रूर उठानी चाहिए। और जहाँ तक ये वादियों का तल्लक है, तो इस्लामाबाद में दो तरह के लोग रहते हैं, दो तरह की कम्युनिटीज हैं। शहर इक़्तिदार में या तो अहले इक़्तिदार रहते हैं, या वो लोग रहते हैं जो इनकी खिदमत करते हैं। यानी एक क्लास वो है जो इंतहाई अमीर है जो वहां रहती है, और एक वो क्लास है जो इंतहाई गरीब है जो वहां रहती है। क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसा सिटी है जहां पर जो मिडिल क्लास है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, और मिडिल क्लास जो है वो बुनियादी तौर पे पिंडी में रहती है। पिंडी में जो रहने वाले लोग हैं वो इस्लामाबाद आते हैं और यहाँ आकर मुख्तलिफ तरह की जॉब्स करते हैं। और जब ये इसकी तामीर तरक्की शुरू हुई तो एक क्लास ऐसी थी जो मिडिल क्लास से नीचे आती थी, और ये वो क्लास थी जिसके पास नौकरी पे जाने के लिए भी किराया नहीं था। तो उन्होंने ये महसूस किया कि बजाय इसके कि हम पिंडी से इस्लामाबाद आए, और उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट थी वो कोई बाकायदा तो नहीं थी। अगर आप 70s की और 60 या 70s का अगर आप निकाले ना विंटेज पॉइंट्स, तो आप वहां देखेंगे कि आपको वहां पर जो बसें नजर आती हैं। मैं 84 में फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद गया था, मुझे याद है अभी। तो आप पारा से वो हाई एस जो है वो चलती थी, टोयोटे जो चलते थे मीर उसके लिए जो है वो मरी के लिए फैसलाबाद से, जब मैं फर्स्ट टाइम 84 में या 85 में गया। सो एक क्लास जो थी वो पिंडी से जॉब करने के लिए जब इस्लामाबाद आते थे, तो जो तो लोग मिडिल क्लास थे वो वहां जॉब करते थे और शाम को वापस पिंडी आ जाते थे। लेकिन ऐसी क्लास जिसके पास इतनी सख्त भी नहीं थी, उनमें से एक शरीयत ने ये किया कि बजाय इसके कि वो वापस आए, वाई नॉट कि वो वहीं पे रहे। और चूंकि इस्लामाबाद जो है वो शहर इक़्तिदार है, वहां पर इंतहाई अमीर लोग रहते हैं, तो गरीब लोग तो उस जगह को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन्होंने क्या किया कि वो जो साहब थे या साहब की बेगम थी, उनके मशवरे के साथ या उनकी दया के साथ उन्होंने वहीं पे करीब जहां पर उन्हें अवेलेबल जगह मिली वहां उन्होंने अपने लिए एक मस्कन बना लिया। वो फिर जब एक ने मस्कन बनाया तो उसने कहा दूसरे को कि मुझे ये सहूलत मैसर आ गई है, सो आप भी वहां पर आ जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 10 20 100 50 लोग जो है वो जहां जहां जिसको जितनी दूर जॉब मिलती, नौकरी मिलती, उसमें जो अक्सरियत थी उस वक्त जो यहाँ पर रहने वाली थी वो क्लास 4 की थी। तो क्लास 4 की जो लोग सर्विसेज देते हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी जॉब पे उतने पैसे लगा सके। सो उन्होंने वो सहूलत ली, और फिर वो सहूलत से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया। इसकी जो मैं इसलिए मेरे पास इसकी दलील ये है कि मेरे अपने रिश्तेदार उधर रहते हैं। मतलब मेरी तायाजाद सिस्टर जो है वो रिमशा कॉलोनी में ही रहती है, और उसके अलावा भी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो इसके अलावा जो दूसरी अमजद कॉलोनी है वहां साहब, पर है। अमजद मैं साहब, सर आ रहा हूँ सर वापस। मैं आपकी एक और बात को बढ़ाता हूं, ताकि क्योंकि एनालिस्ट भी और वहीं के लोग हमारे साथ शामिल हैं, आप पूछने वाले भी हैं दूसरों से। मेरा ये कहने का मकसद था कि ये काफी अरसे से, जैसे जे सालक काफी देर से कोशिश में थे मालकाना हकूक पर, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई कि इनको मालकाना हकूक आपके, क्योंकि फिर हम जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं तो उनसे भी हम पूछ सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, अपनी लीडरशिप की तरफ क्या कहेंगे? आप तो लीडर वहां पे बेशुमार अनगिनत लीडर हैं वहां पे। देखिए, जी। थर्ड जनरेशन है जो अभी रह रही है उधर। अब जब थर्ड जनरेशन रह रही है तो उसमें हम्म। बहुत सारी तब्दीलियां भी आई हैं। हम्म। वो जो हम्म। पहले लोग थे, जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर आई थी, हम्म। वो जनरेशन तालीमी तौर पे उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि अब थर्ड जनरेशन हो चुकी है। हम्म। अब और वो जो हमारे भोले भाले जो फर्स्ट जनरेशन वहां पर गए थे, वो जहां से गए थे वहां भी उनके पास कोई जगह नहीं थी, और वो वहां पर भी उस जगह पे रहते थे जिसको अमूमन, इसमें अक्सरियत मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है सब ना हो, अक्सरियत जो है वो ठट्ठी में रहा करती थी। ठट्ठी का मतलब हम ये कहते हैं कि किसी गांव में वो वाली जगह जहां पर आपको मालकाना हकूक तो नहीं है, लेकिन किसी की मेहरबानी से आप वहां पर रहते हैं, और फिर आप उनका काम कारोबार भी करते हैं उनके साथ। वो काम कारोबार से मुराद है कि उनकी खिदमत भी करते हैं,
और अगर कभी आप तंग आ गए हैं तो फिर किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह चले गए हैं। इनमें अक्सरियत वो थी। जब अक्सरियत वो हो तो उनको उतनी अवेयरनेस नहीं जितनी अवेयरनेस आज के इस पैनलिस्ट को है। तो अगर आप थोड़ा सा रिवर्स करें 2 जनरेशन पहले, तो आप देखेंगे कि उन्हें ये यहां तक, या अभी भी हमारी जो कम्युनिटी है, या हमारी कम्युनिटी नहीं बल्कि सारी हमारी कम्युनिटी है, कहने का मकसद ये है कि जो क्लास है उसको अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी अवेयरनेस अक्सरियत को वहां पर है। तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इस तरह हो सकता है ऐसे। ये जो आबादियां हैं, अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद वाहद ऐसा सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा कच्ची आबादी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और शायद ही उतना स्लम एरियाज या कच्ची आबादियां किसी और जगह पे हो। ठीक है। बिल्कुल। और अब इसमें से मुझे चंद में जो जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पर बिजली है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। उन्हें पानी लाना पड़ता है कहीं से। Yeah. सो अब लैग कहां पर कर रहा है? अब हम वी कम टू द पॉइंट। अब हम रिमशा कॉलोनी पे आते हैं, या वो मुतासर कॉलोनी है जहां पर ये मामलात हुए। हमें यानी कि ये कहा गया उस वक्त भी, हमारी चूंकि रिलेटिव वहां पर रहते थे, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर आप भी यहाँ आ जाए तो हम इकट्ठे रह सकते हैं। उनका प्रपोजल, उनकी नीयत, उनका कंसेंट, उनका जो एक इंटेंट था, उसको तो मैं मतलब अभी भी इज्जत निगाह से देखता हूँ। लेकिन मैं, हमारे लिए फैसलाबाद से वहां शिफ्ट होना मुश्किल बात थी, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग हुए भी हों। जी सो चूंकि ये जगह जो है अब, और जब ये लोग यहाँ आ रहे थे तो क्या ये चुपचाप वहां आए? नहीं। ये साहबान जो है वहां पर, ये उनकी मर्जी से आए हैं। वो साहबान जो है, उनका तल्लक फोर्सेस से भी है, उनका तल्लक सीडीए से भी है, उनका तल्लक उन क्लास क्लास से भी है जो वहां पर ऑलरेडी एक 18 ग्रेड 19 ग्रेड में रह रहे हैं। तो ये सब कुछ उनकी मिली भगत से हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन हमें सिर्फ एक निगाह से ही देखते हैं, वोटर की निगाह से देखते हैं। जैसे एक कसाई को हर बकरा गोश्त नजर आता है, ऐसे हर सियासतदान को हम इंसान नहीं, हम वोट नजर आते हैं। अमजद जैसे हर साहब, डॉक्टर को, अमजद सर साहब, सर यही यही तो अफसोस है कि वोट लेने के वक्त सर तो मुझे आते हैं। मुझे जैसे हर डॉक्टर को बंदों में पेशेंट नजर आते हैं और टीचर को बच्चों में स्टूडेंट नजर आते हैं, ऐसे सियासतदान को हम में वोटर नजर आता है। तो उस वक्त जब हुआ तो उस वक्त इसको इसलिए रखा गया ताकि ये वोट है। मुझे वो शेख रशीद की बात अभी याद है, उन्होंने कहा था ये निरे वोट है, ये तो निरे ही वोट है। सो हम उनके लिए निरे ही वोट है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी तो डिमांड्स हैं। सो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जी, प्लीज। मैं चाहूंगा कि आशिर, अदनान, ये रिमशा कॉलोनी में आप दोनों भाइयों का हाथ है, तो आप बताइएगा कि इसके पस मंजर बहुत सारा प्रेज अमजद साहब ने भी किया। उसका एक काफी पहलू भी था कि ये आबादी कहीं से उठ के फिर यहाँ पे शिफ्ट हुई रिमशा कॉलोनी में। रिमशा कॉलोनी में मुस्लिम लोग भी हैं, खालिस्तान क्रिश्चियन लोग नहीं हैं। आप ये, अगर तो आप लेटेस्ट सूरत हाल को, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या है, कौन आया, क्या, ये बताएंगे तो फिर अमजद साहब जो हैं वो अरफान साहब की तरफ आएंगे। जी हसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। एनसीएन चैनल जो आप लोग अभी लाइव हमें जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। तो जहाँ तक सवाल है H9 के मुतल्लिक़, आप जो सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, असल में सूरत हाल ये है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ चंद घर अगर वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये हमारी आबादी बनने से पहले से वहाँ पे मौजूद थे। ये कोई उसके बाद नहीं आए या बाद नहीं लाए गए, ये पहले से वो वहाँ इनके तबेले थे भैंसों के, जो इन लोगों ने वहाँ पे बनाए हुए थे, और ये पहले से ही वहाँ पे मुकीम थे। हमारा तो जो केस रिमशा केस जब हुआ है 2012 में, तो हम भी उसी आबादी में अफेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हमारे घर भी उधर G12 में थे, जहाँ पे ये रिमशा केस हुआ था मेहराबादिया में। तो जब ये केस हुआ तो उस टाइम की सारी सिचुएशन पता है आपको, लेकिन ये है कि फिर भी मैं थोड़ी चीज़ें वाजे कर दूं कि वहाँ पे जब एक मस्जिद में ऐलान हुआ और
वहाँ सारी मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी हो गई कि खुदा न खास्ता एक बच्ची ने कुरान के औरात जलाए हैं। हाँ जी, वो माजूर रिमशा ही थी जी, गालबा, हाँ, जॉन से सिंड्रोम जो यकीनन। होती थी। जी। जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, हम्म। हम्म। उस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया और मस्जिदों में ऐलान हो गया कि आप लोग इधर बैठे हैं और बाहर निकलें, और बाहर खुदा न खास्ता कुरान की तौहीन हो रही है। तो हम्म। जैसे ही ये आवाज़ सुनी मस्जिदों में और लोग जमा हो गए और लोगों के घर जलाए गए, और लोग जब घर जले और खौफ व हरास का शिकार हुए, और फिर उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो अपने घर छोड़ के और फिर जिधर-जिधर भाग सकते थे वो भागे हैं। क्योंकि ये वाक़या हमसे ज़्यादा बेहतर इसलिए नहीं कोई जानता क्योंकि हम भी वहाँ पे मौजूद थे उसी आबादी में। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो रातों-रात लोग खुले घर छोड़ के चले गए, और उसके बाद जहाँ-जहाँ जिनको पनाह मिली वहाँ पे लोगों ने पनाह ली। और बाद में ये हुआ कि हमने कोशिश थोड़ी-सी की कि अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो उस सिलसिला में फिर ये हुआ कि हमारी मुलाकात उस टाइम वफ़ाकी वज़ीर अकरम मसीह गिल साहब से मुलाकात हुई। हमारा वफ़्द गया, एक कमेटी हमारी बनी थी, वो कमेटी गई, जिसको मैं ही लीड कर रहा था। वहाँ से फिर अकरम गिल साहब ने थोड़ा टाइम दिया हमें कि आप हमें थोड़ा-सा टाइम दें, हम आगे आला काम से बात करके तो फिर आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये लोग तो रोडों पे बच्चे बूढ़े 2 महीने ख्वार होते रहे बेचारे लोग, और मीडिया आता रहा, इंसानी हकूक़ की अलमदार लोग भी आते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और सियासतदान भी बड़े आए और किसी ने भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जस्ट एक फ़ोटो सेशन होता रहा, जो अभी भी हो रहा है। जिस तरह अभी जैसे हुआ है तो अभी भी एक वो लोगों के लिए जो है ना वो एक फ़ोटो शूट वाला सीन बन गया हुआ है। बाकी काम की बात जहाँ तक है कि वो तो खुदा बेहतर करे। बहरहाल मैं उस हिस्ट्री को बताना चाहता हूँ कि उस टाइम में फिर अकरम गिल साहब ने चूँकि हुकूमत यही थी, ज़रदारी साहब उस टाइम भी सदर थे। तो फिर हुकूमत वक़्त से बात की गई और फिर हम लोगों को रावल डैम मुतासरीन के साथ जो है उन्होंने अकोमोडेट करने का वादा किया। और फिर सीडीए की मशावरत से ये सब कुछ हुआ कि वो भी सीडीए की मशावरत से वहाँ पे बैठे, इवन के वहाँ पे वो सीडीए के ट्रकों पे लोड उन्होंने सामान करके जी7 की फुटपाथ से रावल डैम मुतासरीन को वहाँ पे शिफ्ट किया था। अब जब हमारी बात आती है तो हमें भी जो है, जब बात की गई आला काम से सदर जरदारी तक बात हुई, अकरम गिल साहब जो हैं उनके साथ बात हुई, ये सारी बातें मशवरत में हो के फिर जो है वहाँ पे बिठाया गया, और फिर सीडीए वहाँ पे अकोमोडेट करती रही है लोगों को। जैसे वहाँ पे जो जब छतें बनती रही हैं तो तब पैसा वसूल किया गया वहाँ से, और उसके बाद बोरिंग होती रही, ये लोग पैसे लेते रहे इनको। उसके बाद गवर्नमेंट नून लीग की हुकूमत में वहाँ पे रोडें भी बनी हैं। वहाँ आप उस आबादी का जो है अगर उसको देखते हैं तो वहाँ पे रोडें भी पक्की बनाई गई हैं अंदर, और मतलब बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई हुई है। और चूंकि इलेक्शन होता है फिर वोट लिए जाते हैं, उससे वादा किया जाता है कि ये हम आपके लिए करेंगे, और फिर ये भी किया गया कि वहाँ पे रोडें बनाई गई, नून लीग की हुकूमत में रोड बनाई गई। इवन दो वहाँ पे अब आईडी कार्ड भी हमें इशू हो चुके हैं कि H92 रिमशा कॉलोनी के आईडी कार्ड भी बन चुके हैं। तो इतना सब मैं समझता हूँ कि ऐसे तो नहीं होता। क्या ये क्रिश्चियन कौम सिर्फ इस्लामाबाद के गंद को साफ करने के लिए बैठी हुई है, कि जो मतलब ये है कि इल्ज़ाम एक लगा के आप लोगों को एक एरिया से निकाल देते हैं और फिर उनको किसी जंगल में आप रहने के लिए जगह देते हैं और उसका भी पैसा वसूल करते हैं, और फिर उसके बाद आप उन्हें कहते हैं जी यहाँ से आप रातों रात अपना सामान निकालें और चले जाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है क्रिश्चियन कौम के साथ जो हमेशा से होती है। तो हम लोग तो मेरा ख़्याल है कि हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं पाकिस्तान में। हमारी कौम जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अभी जो हो रहा है, अभी भी कोई पॉज़िटिव बात कहीं पे नज़र नहीं आ रही। अभी मैं जो हमारे लीडर हैं, जे सालक साहब, मैं उनको की जो मेहनत है, काविश है,
उनकी जद्दोजहद है, मैं उसका अता दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो कौम के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने आबादियाँ पक्की भी कराई काफ़ी, और आज कौम को ज़रूरत थी और वो वहाँ पे आए, लोगों को यूनाइट किया। तो ये उनकी बड़ी मेहनत है। उनकी जो कावश है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन हिस्ट्री में जैसे चाहे मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जब ये स्टार्ट में हुआ तो उस टाइम में बहुत सारे लोग और भी थे। जब ये रिमशा कॉलोनी बनी है, जैसे खालिद शहजाद साहब हैं, जब ये कॉलोनी यहाँ पे बनाई तो खालिद साहब बहुत बड़े जो है वो एक्सपोर्टर रहे हैं हमारे। उनकी मेहनत से मतलब हम लोग यहाँ पे, उनकी कावश से हम लोग बैठे हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है, जबकि यहाँ पे आबादी के कोई 2500 3000 के करीब जो है यहाँ पे लोग आबाद हो चुके हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी से उन लोगों ने अपने घर बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से उन्हें वहाँ से निकाल देना ये कोई इंसाफ नहीं, जबकि 2015 की जजमेंट में भी ये चीज़ वाज़े है कि जब तक इन लोगों को आगे जगह दी जाए, आशिर उनको साहब, कमों पे वहाँ वहाँ पे अब चर्चेज भी हैं, स्कूल भी हैं, एक बकायदा लाइफ है वहाँ पे। और इस वक्त में ये जो है उनको बेदखल करना, खाली करना का, ये सरासर ना इंसाफी है। जी अमजद साहब। अच्छा, आशीष साहब से मेरा वैसे एक क्वेश्चन है इस वाले से कि एक वहाँ की जो आबादी है वो ऑलमोस्ट कितनी आबादी है उसकी, ये जो रहायशी उनके जो रजिस्टर्ड लोग हैं वहाँ पर, रजिस्टर्ड वोटर की मैं बात कर रहा हूँ पुनः तौर पे। वोटर लिस्ट तो जो है ना वो सारों की तो नहीं बनी, मतलब कुछ के बने हुए हैं, जबकि जिनके कार्ड बन चुके हैं वहाँ पे उनका लिस्टों में फरिश्तों में नाम आ चुका है। कुछ के मतलब कह सकते हैं कि वो आई थिंक जो है वो 30-40% राउंड अबाउट इतने जो होंगे जो लोग वहाँ पे रह पजीर हैं, क्योंकि सारों के हुए नहीं, आईडी कार्ड अभी सबके नहीं बने। तो फर्दर डेवलपमेंट जो है उसके हवाले से जिन लोगों को आपने अपने चुनाव के लिए मतलब किया था, तो उनके साथ भी आपका कोई, आपकी कमेटी का कोई राब्ता है, या वो आए हैं या आप गए हैं, या आपने कोई वहां पर किया उनको कॉल या उनको बताया है ये बात कि उन्होंने कोई नोटिस लिया है इस बात पे, या नोटिस दिलवाया आपने कोई? जी जी, हमने तो बताया है, लेकिन ये उनका फर्ज भी बनता है जब पूरी दुनिया में ये बात नुमाया है। अब सोशल मीडिया पे जब पेशावर तक बात चली गई, लाहौर तक चली गई, कराची तक चली गई, मुल्क पाकिस्तान से बाहर चली गई, तो क्या वो लोग नहीं देख रहे? उन्हें भी पता है जब वोट लेने की बात होती है तब तो जो है ना वो दिन नहीं देखा जाता, रात नहीं देखी जाती। अब जब लोग मुसीबत में हैं तो तब तो कोई पूछने नहीं आया कि भी आपके साथ हम खड़े हैं, आप हमने आपसे वोट लिए हैं यहाँ पे, आप लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। तो ऐसा तो देखने में नहीं आया कोई भी। याशिर साहब, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको और ज्यादा क्लियर कर दूं जी कि जो लोग हमारे यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जो ग्रुप है हमारा या जो कमेटी है, वो कमेटी क्या ऑफिशियली उनके पास गई है इस हवाले से? क्योंकि जब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब कोई इलेक्शन नजदीक होता है ना, तो वो तो हमारी फौतगियों पे भी आते हैं ना, ठीक है ना। और कोई ऐसा गिरजा नहीं है जहां पर वो आके केक ना काटते हो, और हमें कभी कोई सुई भी चुभती है तो वो फिर फोन करके पूछते हैं। तो अभी क्या हमारी जो कोई कमेटी बनी जो है, जो उनके पास बाकायदा गई हो, जिसपे उनका मौका भी लिया गया हो, या उनको बताया गया हो कि जब आप हमारे पास आए थे तो आपने ये जमानत दी थी इस बात की कि आप हमारे वोटर हैं और आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं जो भी XYZ है, तो वो फिर आपकी जान माल की हिफाजत करेगा। तो जान भी अभी खतरे में है और माल तो बिल्कुल ही है, क्योंकि ज़ाहिर है अब डिस्प्लेस होने की जो है ना वो इम्कानात हो सकते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं मुलाकात जो है वो अभी हम लोग एक कॉलोनी का वफ्द जो है, जो आला काम है जितने भी जो है ना, नून लीग की, आपको पता है हमारे यहाँ पे अंजम वकील साहब हैं हमारे मिनिस्टर, जी उनसे भी मतलब मेरी बात हुई है। लेकिन ये है कि उसके बाद तारक फजल चौधरी साहब है हमारे, हल्का ही उनका लगता है, और ठीक है। मौजूदा हुकूमत भी है, हम उनसे अपील ही कर सकते हैं। हमने उन्हें बिल्कुल मैसेज हुआ है, बात हुई है उनसे
लेकिन ये वाजे कोई भी जवाब हमें नहीं मिला अभी। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, मैं गया तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो मेरी दोस्तों से बात हुई है उसके मुताबिक हमारे जो जितना भी एहतजाज अभी जो कलेक्टिव स्ट्रगल हो रही है, वो हमारी रिमशा कॉलोनी के वो जो 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 महदूद एरिया है उससे बाहर वो स्ट्रगल नहीं जा सकी, या मुझे लग रहा है, जैसे नहीं, मुझे करेक्ट कीजिएगा। और ना ही हमारा कोई वफद बकायदा अंजम वकील साहब के पास या उस मौजूदा जो हमारा एमएनए और एमपीए है जो नुमाइंदा है वहां का, उसके पास गए हो। जी, इस हवाले से जो है ना, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश, तो जारी बात है हमारी है कि हम इन लीडरान जो हैं, जो अवानों में बैठे हैं, उनसे बात करें। और जैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रमज़ान भी चल रहा है, आपको पता है, बस टाइम नहीं दे पा रहे वो। आई डोंट नो क्यों नहीं दे पा रहे। जब बात होगी तभी इस बारे में बात की जा सकती है। अभी हमने कॉल्स की हैं, उनसे टाइम मांगने की कोशिश की है, लेकिन अभी हमें मिलने की, मुलाकात का टाइम नहीं मिला। क्योंकि मैंने देखा है कि जमात इस्लामी जो है उसके भी कुछ नुमाइंदे यहाँ पर हैं मौजूद, जो अहले किताब यूनिट जो उनका है उनके हवाले से भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा हुआ है कि भी हम आपके साथ हैं। वो इस तरह के और भी, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, वो लोग जो सियासी तौर पे असर रसूख रखते हैं। तो हमें जाहिर है सबसे पहले तो उनके साथ, क्योंकि वो ही हमें रिप्रेजेंट करते हैं भाई कि ये हमारा एरिया है, जाहिर है हम उनके हल्के के हैं। तो अगर हम उनके हल्के के हैं तो फिर हम उनके वोटर हैं, तो पहला हक या पहली आवाज, तो पहला दरवाजा तो वो नॉक करना चाहिए। उस हवाले से मुझे कोई जरा इनपुट दीजिएगा अपना के उस पे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असल में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दो नुमाइंदा अरकान आ चुके हैं, लेकिन ये है कि जो इस हल्के से हैं वो नहीं आए। मैं कहना चाहूँगा वो नरगस फैज़ जो एमएनए है यहाँ पे, वो आए हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी से। फिर नीलम कुमारी साहब आए नून लीग से, वो आई थी। वो वहाँ पे लोगों से उन्होंने कहा, खिताब किया, बताया, उन्हें तसल्ली दी कि हम आप लोगों के साथ हैं और ऐसा नहीं होगा, हम हुकूमत से बात करेंगे, अवान में आपकी बात उठाएंगे। तो ये तसल्ली तो मिली है हमें। लेकिन मैं बात जस्ट वो जो हल्के में हमारे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इससे तो मतलब हुकूमती अरकान आए हैं, और जैसे जमात इस्लामी के लोग भी जो है ना हमारे साथ हैं। इज़हार यकजहती के लिए लोग आते हैं, वो बात करते हैं, तसल्ली देते हैं। लेकिन जब तक ये बात लोकल क़यादत के साथ, वहाँ की लोकल कमेटी के साथ बैठ के हुकूमती अरकान की कोई रिटनली या कोई हुकूमती नुमाइंदा मीडिया पे बयान नहीं देता, तब तक ये बात क्लियर तो नहीं हुई। क्योंकि लोग तो खौफ और रास का शिकार हैं। लोगों को तो यही लगता है कि जैसे रिमशा केस पहले 2012 में हुआ था, तो जैसे वहां पे किक आउट कर दिया गया उस आबादी से, तो मुझे लगता है लोग तो उसी खौफ और हरास का शिकार हुए हैं कि एकदम से पता नहीं सामान भी हमें हमारा उठाने देंगे या नहीं उठाने देंगे। तो छोटे छोटे बच्चे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है, जबकि यहाँ एक मस्जिद शहीद होती है रात में और सुबह वो मस्जिद की बुनियाद रख दी जाती है। तो वो भी तो जगह अनलीगल थी। अब ये जगह जहाँ पे रिमशा कॉलोनी आबाद है, यहाँ 40 चर्चेस बने हुए हैं। तो मतलब इस जगह को अनलीगल करार दे के हमारे जो इबादत गाहें हैं उनको शहीद कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे अनलीगल है, और वहाँ अगर अनलीगल ही तो वहाँ तो मस्जिद शहीद नहीं की गई, वो तो फिर कायम होगी वहाँ पे। तो मतलब हम लोग इस मुल्क के अंदर जिनका किरदार है कि इस मुल्क को बनाने में किरदार है, हमारे वोट से ये मुल्क बनता है। और हमारा एक जो है क्रिश्चियनिटी का एक किरदार रहा है, वो चाहे तलीम हो, चाहे सेहत हो, हर शोबे में देख लें। अब मजदूर तबका है हमारा, गरीब लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहे हैं। ये हमें पता है। जब ये लोग वहाँ से मेहराबादी से रिमशा केस के हवाले से जब ये इल्ज़ाम लग के निकाले गए, तब ये है कि ये लोग, मुझे पता है कि सिर्फ पूरे दिन में लोग इनको किस तरीके से यूटिलाइज करते रहे हैं कि एक खाना और एक चावल एक दिन में एक देग बना के, और इनको लोगों को जस्ट एक फोटो सेशन होता रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन मिनिस्टर्स का। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हमारे क्रिश्चियन जो नुमाइंदे हैं, उनके पास ना तो पैसे की कमी थी,
ना किसी वसाइल की कमी थी, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो देग बना के एक प्लेट चावल दे के और अपना एक फोटो सेशन रिकॉर्ड कराते थे कि हम इन लोगों को जी खाना देते हैं, हम लोग इनको अकोमोडेट किया, राइशें दी हैं, हमने इनको दुनिया की सब आसाइशें दे दी हैं और इनको प्लाट भी हमने दे दिए हैं, इवन के पैसों के ऊपर भी इनकी लिस्टें बना के इनसे साइन करवा लिए गए। तो मैं तो मतलब ये है कि एक आम सा आदमी था, मतलब अब भी आम ही मैं समझता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने वहाँ पे हुकूमत अपनी कौम की जो हालत ज़ार देखी, तो तब मैंने आगे कदम बढ़ाया था और आज वो H9 बनने में एक मेन किरदार अदा किया। खुदा का शुक्र है, उन लोगों की रहनुमाई की है, खिदमत की है, कोई गलत काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये काम कोई अवानों में बैठे हमारे मिनिस्टर भी कर सकते हैं, उन वो भी कर सकते थे, उस टाइम भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा बेहतर करे, इनको खुदा हिदायत दे कि ये जो है अपनी कौम के लिए सीरियस काम करें, अपनी कौम के लिए जो बैठे हैं वहाँ को ऐसा अमल और किरदार अदा करें ताकि हमें इन मसले मसाइलों से निकालें, आशा क्योंकि साहब, आशा साहब फिर आपसे बात मैं करते एक हैं। इरफान साहब से एक क्वेश्चन के बाद चाहूंगा कि आप सैमसन साहब आपकी तरफ आऊं, क्योंकि थैंक यू वेरी मच आशिफ भाई। इरफान साहब, आप ये सब कुछ होने देंगे जो हो रहा है? सबसे पहले तो गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच आपका भी और सैमसंग भाई का भी कि मुसीबत की इस घड़ी में आपने अपने प्लेटफॉर्म से इस सेंसिटिव इशू को और इस तकलीफ के अमल को उजागर करने की कोशिश की है। देखें, हर एक चीज को फेस करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मेरे पास ये अखबार की कटिंग मौजूद है। 2002 के सर्वे के मुताबिक एक्सप्रेस न्यूज में ये खबर आई थी कि जितनी भी क्रिश्चियन बस्तियां हैं उनको यहाँ पे लीगल स्टेटस दे दिया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। और उसके बाद ये 2015 का एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, अभी भी एक्सप्रेस न्यूज में था कि सबको यहाँ पे हकूक दे दिए जाएं और अब तब तक इन लोगों को यहाँ से माइग्रेट नहीं किया जा सकता जब तक इनको इसके मुताबिक कोई जगह ना दे दी जाए। रही बात आपके सवाल की कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखिए जैसे कि नहीं, मोहसिन क्या हो, नकवी मैं साहब ने। इसको रिपीट करता हूँ। क्या इसको होने देंगे? मैं क्वेश्चन को जरा और जी ट्विस्ट जी, कर लेता हूँ। मैं उसकी उसी रीजन है, तरफ आ रहा हूँ उसकी कि उसकी देखें। उसकी रीजन है कि जब वोट देते हैं तो वोट हम किसी और को देते हैं और डिमांड हम ब्यूरोक्रेसी से करते हैं, ठीक है ना? देखिए, तो मैं ये कह मैं रहा हूँ कि दोनों जिसको सवालों का वोट आपका देते जवाब हैं देता हूँ कि जवाब दे तो वो है। मैं जी इसलिए जी, मेरा ये क्वेश्चन दोबारा है कि क्या आप होने देंगे इसको? तो देखिए, दिल तो नहीं करता कि इसको ना होने दें, लेकिन आप कब तक रियासत के खिलाफ जाएंगे? यहाँ पे इस्लामाबाद में जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है 2027 के प्लान को लेके, मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक यहाँ पे ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि मुस्लिम जो एरियाज हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा क्रिश्चियंस का इशू डिफरेंट है। अगर 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखा जाए और ये मुतबादिल जगह फराहम करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी को इतराज होगा। आप स्टेट के खिलाफ तो नहीं जा सकते, जो आपका सवाल है कि आप इसको होने देंगे कि नहीं होने देंगे। देखिए, अभी तक क्रिश्चियन ने जितना भी यहाँ पे यूनाइट होकर प्रोटेस्ट किया डे फर्स्ट से, वो बड़ा पुरअमन रह के किया है, इंतहाई पुरअमन रह के किया। आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट देखी होगी कि हजारों की तादाद में यहाँ से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बाहर निकले हैं। तो आखिर ये आवाज जो है वो हुकूमत वक्त तक पहुंच रही है। और आज हमने अखबार की एक कटिंग में देखा है जहां पे ये बयान जारी किया हुआ था, वो भी कटिंग मेरे पास ही पड़ी हुई है, कि ईद के बाद यहाँ पे फौरी ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने 4 बस्तियों के नाम लिए हैं, जहां पे रमशा कॉलोनी, इलामा इकबाल कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी और मस्कीन कॉलोनी का जिक्र किया है। देखिए, अपने घरों को बचाने के लिए तो हर इंसान आखिरी हद तक जाएगा, लेकिन कब तक? जब आपके सामने एक स्टेट आ जाए, एक यूनिफॉर्म डिसिप्लिन अदारा आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो आप उसका कब तक मुकाबला कर सकेंगे? तो हमारी तो कोशिश ये है कि बीइंग का क्रिश्चियन एक पुरअमन कौम होते हुए हम गवर्नमेंट के पास और खास तौर पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये अपनी तजवीज रखें कि हम इसे पुरअमन तरीके से करना चाह रहे हैं, हम कोई इंतशार नहीं फैलाना चाह रहे या हम कोई पथराव वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रहे। तो लिहाजा हमें सिंपैथी इस वक्त चाहिए गवर्नमेंट के साथ।
हमें उनसे एक सिंपैथी क्रिएट करनी है कि वो हमारी कौम को, क्रिश्चियन कौम को यहाँ पे बैठे रहने दें। अब आप यकीन जाने जितनी भी यहाँ पे बस्तियां हैं उनमें ज्यादातर जो लोगों के प्रोफेशन है वो सीडीए से मुंसलिक है। मोस्टली 90% अगर आप लोग कहें तो सारे सीडीए के वर्कर्स हैं, सीडीए के मुलाजिम हैं। आप उनको गवर्नमेंट जॉब में कह लें, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कह लें, ज्यादातर लोग सीडीए से वाबस्ता हैं। अभी आपने आशिर साहब से एक वो सवाल किया था कि क्या सीडीए के पास कोई ग्रुप गया है। हमारा ही H9 कॉलोनी से एक ग्रुप जो है वो 2 दिन पहले यहाँ पे जो सीडीए के एक सेक्रेटरी साहब हैं चौधरी यासिन साहब, उनके पास 2 घंटे एक डेलीगेशन की सूरत में जाके बैठा गया। उनके सामने पूरा मुद्दा रखा गया कि आप लोगों के वोटर हैं, यहाँ पे सपोर्टर हैं, हम ही ने आपको वोट दे के यूनियन का यहाँ पे सेक्रेटरी बनवाया है, तो आप लोग इसके लिए स्टैंड करें। लेकिन अभी तक हमें ये कोई इतला नहीं मिली कि वो इजहार यकजहती के लिए या दुख बांटने के लिए बस्तियों में तशरीफ भी लाए हों। हाँ, वोट लेने के लिए वो जरूर आते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई वहां से इस अदारे का, मतलब वहां पे सीडीए का वो तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए नहीं आया। बीइंग अ क्रिश्चियन कौम हम ये समझते हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, और किसी भी चीज का अगर सामना करना पड़ा तो यूनाइट होके हम पूरा सामना करेंगे। कता बाकी कलामी खुदा माफ, की मर्जी है, हमारी कता पूरी कलामी कोशिश है माफ, कि ये हमको इरफान साहब कता जी। कलामी माफ, ये आखिरी हद क्या है वैसे? देखिए, आखिरी हद तो यही है कि फिर अगर वो ऑपरेशन करेंगे तो हम उनको रोकने के लिए उनसे हाथापाई है। आखिरी हद तो इसी को कहते हैं। उसको रोकने के लिए अगर अपने हमें खून भी बहाना पड़ता है तो फिर तो दरेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात 10-20 घरों की नहीं है, हजारों मकीनों की है। और जैसे आशिर साहब ने भी वहां पे जिक्र किया है कि कम से कम 40 चर्चिज वहां पे आबाद हैं। 40 चर्चिज वहां पे आबाद हैं जो डिफरेंट डिनोमिनेशन के चर्चिज हैं, जिसमें कैथलिक हैं, एफजीए के हैं, पीजीए के हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, सल्वेशन आर्मी के हैं। तो ये हमारी वहां पे इबादत गाहें मौजूद है। तो अगर आप अपनी इबादत गाह को गिरते हुए देखें तो जाहिर बात है खून सबका गर्म होता है, जोश सबको आता है, मुकाबला सारे ही कर सकते हैं। तो आखिरी स्टेज हमें पता है किसकी होनी क्या है। गवर्नमेंट स्टेट हमेशा पावर में होती है, उनके पास फोर्स होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन मजलूम होते हुए हम अपनी आखिरी हद तक जरूर जाएंगे। अभी तक हम रिमशाह कॉलोनी से बाहर प्रोटेस्ट को लेके नहीं गए, हमने अभी तक उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक रखा है। अगर हमें रिमशाह कॉलोनी से बाहर भी पब्लिक को लेके जाना पड़ा, दीवानों तक भी लेके जाना पड़ा, डी चौक तक भी लेके जाना पड़ा, तो हम अपनी आखिरी हद वो अबूर करेंगे फिर। अच्छा, मैं अरफान साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, कितने वहाँ पे आए, उनका मौकफ क्या है, उन्होंने क्या कहा? नवीद जीवा का मैं इंटरव्यू तो सुन रहा था, लेकिन कुछ यही बात हो रही कि हम मुज़ाकरात करेंगे, हम बात करेंगे। तो ये जरूर बताइएगा कि कितने आए नुमाइंदे और उनका क्या मौकफ और क्या कोई उनका असर होगा बात का। नुमाइंदे वहां पे ऑलमोस्ट साबिका एमएनए आसिया नासर साहिबा भी आई हैं, वहां पे नवीद आबिद जीवा साहब भी आए हैं, राजकुमारी साहिबा भी आई हैं, उसके बाद फैज मलिक साहिबा भी आई हैं। उसके बाद काफ लीग, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी काफ लीग से है, तो जब ये अकरम मसीह गिल कॉलोनी वहां पे बनी थी तो वो काफ लीग के ही एमएनए थे। और काफ लीग की क्यादत भी 2 दिन पहले वहां पे सारी गई है। सिटी के प्रेसिडेंट रिजवान खान सादिक सारी डेलीगेशन को लेके वहां पे गए हैं। हमारे जो लोग वहां पे मेंबर्स हैं वो देखें सब गए हैं। जीवा साहब से अभी मेरी तकरीबन 1 घंटा पहले भी बात हुई थी, क्योंकि हम सारे जीवा साहब के पास फिर जाना चाह रहे थे कि आप इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएं। जीवा साहब चूंकि कराची हैं, उन्होंने आज रात को 12-1 बजे फ्लाइट लेके वापस आना। हमारा कल का टाइम जीवा साहब के साथ सेट हुआ है, क्योंकि वही एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो प्रेजेंट एमएनए है, तो उनका हक बनता है। और उनसे मेरी फोन पे कमिटमेंट भी हुई है कि वो इस बात को, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। बाकी जहां तक आपने कमेटी का एक जिक्र किया है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास मुद्दे को उठाया गया है। आपने कहा कि माइकल कामरान साहब इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, हम भी अगर H9 कॉलोनी में, रिमशा कॉलोनी में जाके खड़े हुए हैं, तो हम बीइंग अ क्रिश्चियन अपने भाइयों की सपोर्ट के लिए जाके वहां पे खड़े हुए हैं। और हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में यही बात रखी है कि जो कमेटी ऑर्गेनाइज की जाएगी वो मुकामी रिमशा कॉलोनी के जो बनाने वाले हैं, जहां पे उसको फेस करने वाले हैं, उनकी रजामंदी से बनाई जाए, ताकि उनके मौकफ को सामने रखा जाए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद तो काफी है कि जो हमारे
नुमाइंदे हैं, खासतौर पर क्रिश्चियन नुमाइंदे हैं, वो सब आए भी हैं और उन्होंने यकजहती शो की है। खुदा करे कि उनके अंदर ये भी हिम्मत आए कि वो इस आवाज को पार्लियामेंट में उठाएं। जी, अभी जिक्र किया था अशरफ भाई ने कि काफी फोटो सेशंस भी यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। देखें, ये मेरा एक नुक्ता नजर है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई फोटो सेशन करके भी इस मसले का हल निकाल ले तो कर ले भाई फोटो सेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोसेस, देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्लो प्रोसेस में चलती हैं, कुछ चीजें जो है वो फास्ट ट्रैक पे चलानी पड़ती हैं। अभी ये फास्ट ट्रैक पे चलाने वाली चीज है, क्योंकि जो एनजीओ की अप्रोच है वो डेफिनेटली बड़ी सस्टेनेबल होती है, लेकिन वो सस्टेनेबल होती है एक खास टाइम फ्रेम में अंदर। सो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो उनकी तरफ से जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए करें, उनका रिस्पॉन्स जो है ना, उसका क्या टेम्परामेंट है? ये मतलब इरफान आप साहब। सर, रिस्पॉन्स का टेम्परामेंट तो बड़ा हाई लेवल पे था, जो हमारी उनसे रिसेंट अभी घंटा एक पहले बात भी हुई है। और मैं ऑन एयर हूं तो उस एक इंसिडेंट का जिक्र भी नहीं करना चाह रहा जो जीवा साहब और सालेक साहब के दरमियान 2 दिन पहले H9 में हुआ है। दोनों पॉलिटिकल लीडर्स में थोड़ा सा मिस एडवेंचर भी हो गया किसी न किसी बात को लेके, अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग को लेके। लेकिन जीवा साहब से जो हमारी बात हुई है, जो जिसके हम विटनेस हैं, उनका वो लेवल काफी पीक पे है और वो हर तरीके से आवाज उठाने के लिए रेडी हैं और उन्होंने कल रात को इंटरव्यू भी दी है। अब डिपेंड करता है कि कल जब हम उनसे मुलाकात करेंगे तो अपना लाहे-अमल उनके आगे रखेंगे और देखेंगे कि वो पार्लियामेंट में किस पावर से अपनी कौम को प्रेजेंट करने में कामयाब होते हैं। ये अमजद साहब, मैं शेरी असलम जी साहब जी। से पूछना चाहूँगा कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और मैंने देखा कि वो ख़वातीन के एक ग्रुप से क़यादत भी कर रही थी। तो ये शेरी असलम और दूसरे ये है कि फ़ोटो सेशन सियासत में बड़ा अहम समझा जाता है, लीडरशिप में समझा जाता है। ये फ़ोटो सेशन हो, लेकिन जैसे बकौल अमजद साहब है, उसका आउटपुट भी आना चाहिए कि आउटपुट क्या है। फोटो सेशन बेशक करें क्योंकि उसकी एक डिमांड है। तो श्री असलम साहब, बीइंग एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप क्या कह रहे हैं, कहेंगी, आपके क्या मौक़िफ़ क्या है? जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सैमसन साहब कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं रिमशा कॉलोनी के बारे में कुछ बता सकूं। और मेरे जो 2 भाई हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, सारी हिस्ट्री बताई, सारे प्रोसेस को बताया और सारी मुश्किलात को बताया। और मैं बिल्कुल इनके जज्बात की कदर करती हूँ। बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि ये जो है ये बदतरीन वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। वो लोग तो पहले ही गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और उन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से ये अपना छोटा सा आशियाना बनाया। और इस आशियाने को बनाने के लिए भी उन लोगों ने 6 महीने, 1 साल एक दीवार बनाने के लिए पैसे जोड़े। और वो जब दीवार बनी तो फिर उन्होंने आगे भी एक दीवार बना दी। इस तरह थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के उन लोगों ने बहुत सालों में ये घर तामीर किया। और आज ये रियासत वो घर तोड़ने के लिए आ गई है। और इस जगह पर बिठाने वाली सीडीए खुद है, इस जगह पर लाने वाली गवर्नमेंट खुद है, इस जगह को आबाद करने वाली गवर्नमेंट खुद है। मैंने ये एक चीज देखी है, नोट की है कि जो एरिया आबाद नहीं होता या जहाँ कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं लुगा एरिया, और उसको आबाद करने के लिए वो मसीही लोगों को भेज देते हैं। कुछ टाइम में वो जब एरिया आबाद हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उनको वहां से उठा के कहीं और मूव कर दिया जाता है। मतलब मैं समझती हूँ कि मसीहियों ने अगर पाकिस्तान बनाया है ना, मसीहियों ने, तो वो उधर की गैर आबादियों को भी उन्होंने आबाद किया। बेशक आप ये उसको कह रहे हैं कि ये जी इनका राइट नहीं था, ये गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी इन 12, 14, 15 सालों में? कहाँ थी गवर्नमेंट? जब आईडी कार्ड बन रहे थे गवर्नमेंट सोई हुई थी। जब वहां पे मैपिंग हो रही थी गवर्नमेंट सोई हुई थी। वहां पे लाखों लोग आबाद है, गवर्नमेंट सोई हुई थी। वो उस वक्त सीडीए कहाँ थी? आज जब जैसे बताया जा रहा है कि चौधरी यासीन साहब से मुलाकात हुई और वो नहीं आए, अब देख लें आज की डेट में। मैं तो नेगोशिएशन पे यकीन रखती हूँ कि डायलॉग पे यकीन रखती हूँ। बात करें, बैठें, टेबल टॉक करें ताकि चीजों को बेहतर बनाया जाए। आखिरी हद ठीक है, मैं
अपने भाई जो है उनका इरफान का, मैं बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। मैं भी पूरी रिमशा कॉलोनी के साथ हमदर्दी करती हूँ, और मैं भी आखिरी हद तक उनके साथ खड़ी, जहाँ पे मेरी जरूरत हो। गौरी भाई, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन हम बैठे हैं एक जगह पर। जैसे आपने कहा ना, एक कमेटी बननी है, और ये बहुत अच्छी बात है। रिमशा कॉलोनी के लोगों की कमेटी बननी चाहिए, ना कि XYZ बाहर से आए और वो रिमशा कॉलोनी के मसाइल को नहीं बता सकते जितना कि एजाज गोरी या अदनान गोरी बता सकता है। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा आइडिया है। एक कमेटी बननी चाहिए, और हमारा जो लाया अमल है, बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और मैं मिनॉरिटी राइट मूवमेंट पाकिस्तान को भी मैं लीड कर रही हूँ। और चेयरमैन नदीम भट्टी ने यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो उन्होंने लाया अमल बनाया है। वो ये है कि सबसे पहले तो वो चाह रहे हैं कि जरदारी साहब से मीटिंग की जाए। ग्रुप हो, H9 का ही ग्रुप हो, पर एक कमेटी बने और जरदारी साहब से मीटिंग करे, क्योंकि इन कॉलोनियों को बसाने वालों में या इनको आबाद करने वालों में और इनको मालकाना हकूक देने के ऐलान करने वालों में बेनजीर का हाथ है, पीपल्स पार्टी का हाथ है। और उन्होंने हर सेक्टर में एक एरिया रखा था जिसमें मसीहियों के लिए या मिनॉरिटीज के लिए एक एरिया छोड़ दिया गया था, जिसमें चर्च भी थे, घर भी थे, और लो कास्ट एरिया वो कहलाते थे। और इन क्या डिमांड है रिमशा कॉलोनी की कि उनके घर ना लिए जाए। वो कोई ऐसी डिमांड नहीं मांग रहे कि हमें सेनेट में जगह दी जाए, हमें फलानी जगह दी जाए, या हमें करोड़ों रुपए दिए जाए। उन्हें वो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि हमने जो आशियाना बनाया है उसको ना तोड़ा जाए। देखें, एक परिंदा भी कहीं से वो घोंसला बना लेते हैं ना, तो जब घर में वाइट वॉश हो रहा होता है, तो अक्सर घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं इसको ना छेड़ना, बड़ी मुश्किलों से इसने घोंसला बनाया। ओहो, इतना परिंदों का इतना ख्याल किया जाता है, जानवरों का ख्याल किया जाता है, तो क्या मिनॉरिटी जानवरों से भी बदतर है? इनकी जिंदगी नहीं है कोई? मैं समझती हूँ जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बना रहे हैं, जो इस्लामाबाद के वाली वारिस हैं, जो इसको खूबसूरत बनाने में जिनका 100% हाथ है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और उनके लिए जगह तंग की जा रही है पाकिस्तान में, उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करें। मतलब वो ये सोचें कि हमें तो कहीं निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, कहीं भेज दिया जाए। मतलब इस तरह की सोच मैं समझती हूँ कि अगर हमारे नौजवानों में या हमारी कम्युनिटी में आ गई तो वो बहुत बुरा होगा। तो मैं इंसानी हकूक के तमाम प्लेटफॉर्म पे मैं लिखूंगी भी, और लिख भी रहे हैं। हमारी मिनॉरिटी राइट मूवमेंट पाकिस्तान ने, हमने शुएब सडल से भी मीटिंग करेंगे जाके, और हमने इनको एक लेटर भी लिखा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे जहां तक आवाज उठा सके हम इस आवाज को उठाएंगे। और मैं फिर आज अहद करती हैं हम कि रिमशा कॉलोनी के साथ हैं हम, और उधर के एक एक फर्द के हम साथ हैं, और आखिरी हद तक जाएंगे उनको बचाने के लिए। जी अमजद साहब। जी आज की मैं तो समझता हूँ कि एक तो ये सारी नौजवान की आदत है, और जाहिर है एक, और मैंने इरफान साहब को बोलते भी देखा है, और मैं बल्कि अपना कमेंट भी उधर किया है इसी वाले से कि जो है ना, पता नहीं हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन हमें बहरहाल बोलना तो चाहिए, और जिस जरूरत के साथ ये बोल रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए एग्जैक्टली, मैं हारना एक बात जीतना कहना जो है ना। चाहूंगी अमजद साहब, जी जी अमजद साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बंदा लड़ के हारे, डर के ना हारे। मतलब बिल्कुल। फाइट तो करें ना, आप अपने राइट से फाइट करें। मैं ये भी इनसे यही कहना चाह रहा और था ये कि देखिए पुरअमन एहतजाज जो है ना, ये सॉरी, ये पुरअमन एहतजाज और एहतजाज, इसमें थोड़ी सी ना थिन लाइन हमें लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि हम्म, ये जो पुरअमन एहतजाज है, ऑफ कोर्स हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन पुरअमन होना और फिर उसमें जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए जो है ना हमें थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है। चीजों को जब बच्चा कोई रोता है तो वो बड़ा अपने आखिरी लाउड पे जाता है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करता है कि मुझे दूध दे दें, अपनी माँ से जब कहता है, तो वो तो पुरअमन नहीं है। वो तो वो कर सकता है जितनी उसकी एनर्जी है। एक तो ये है। दूसरा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी एजाज गौरी साहब को हमने अपने साथ नहीं लिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी इंक्लूड करें। और मेरा एक इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि वो नौजवान से मैं करूँ, वो काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं। ये एजाज भाई मुझे बताएं कि ये एक बेहद अफसोसनाक बात है, और इसमें हम तो सरापा एहतजाज भी हैं, लेकिन
क्या इसके बाद किसी और बस्ती की बारी आती है तो उसके बारे में हमने फिर क्या सोचा है? अगर इस बस्ती का ये हशर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम भी अपनी मैं डेफिनेटली इसके ऊपर आज से 12 साल पहले 10 साल पहले मैंने इसके ऊपर अगर कॉलम लिखा था, तो अब भी मेरा कॉलम थोड़ा तता ही होगा इस पे, क्योंकि मैं ऐसा ही लिखता हूँ। तो इस पे भी आएगा इंशाल्लाह इस पे। लेकिन अब ये सिलसिला जारी रखना है कि इसको रोकना है, ये एजाज साहब बात। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सैमसन जुनैद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस कड़े वक्त में वो कौम की आवाज बने हैं। यहाँ पर मैं एक शिकवा भी करूंगा पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से, क्योंकि गुज़श्ता रोज बड़ी एक फनी सी न्यूज आई थी जिसको बहुत सारे चैनल्स ने कवर किया। और पिंडी से एक हकीम साहब हैं, उन्होंने एक नौजवान लड़की से शादी की और बड़ी वो वायरल हुई खबर, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज्यादा लोगों ने उसको वायरल किया। तो ये एक कौमी अलमिया बन चुका है पाकिस्तान का कि यहाँ पर हम इस तरह की जो फनी चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, और जीते जागते लोग जो जज्बात रखते हैं उनके दुख दर्द और तकलीफें हमें नजर नहीं आती। लेकिन मैं सैमसन जुवैद साहब और बाकी जितने भी हमारी क्रिश्चियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इस सारे मसले को उठाया है। और बिल्कुल इसमें जहां तक बात है एहतजाज की, मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का एक अपना अपना इस पे मौकफ है, लेकिन मैं जाती मौकफ पर खड़ा हुआ हूँ। और देखिए एहतजाज हमारा जारी है, और वो रिमशा कॉलोनी के अंदर हमारा पूरा मैंने एहतजाज जारी है, जिसको ना सिर्फ कौमी बल्कि बैन अवी सतह पर भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये एक पीसफुल जो है वो हमारा प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन इसका भी एक टाइम फ्रेम है। डेफिनेटली यहाँ पर हम महीना 2 महीने तो इसको नहीं लेके जा सकते। जारी बात है, लोगों की जॉब्स है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लोगों की बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, अभी लोग बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम इसको हम इतना लंबा लेकर चलें। इसमें मैं जो लीड कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकली लोग, इसमें जय सालक साहब चूंकि इसको लीड कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ इस कॉलोनी के चेयरमैन जनाब आशरत राम गौरी साहब। तो हम जो नौजवान की आदत है, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको काइंडली आप जो है वो कम वक्त में अपने उन सारी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हुकूमत के आगे रखें, ताकि इस पर हम जल्द से जल्द जो है वो इससे फैसला लें। देखिए ये हमारी डिमांड जो है वो कोई गैर आईनी, कोई गैर इंसानी नहीं है। ये मकबूल सा और एक मजबूत सा हमारा मौकफ है कि इस पे हम जब आइन का आर्टिकल 38 देखते हैं, तो रियासत जो है वो हमें वाज़ह तौर पर ये सिखाता है हमें, आइन का आर्टिकल 38, कि ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शहरियों को रोटी कपड़ा मकान समेत बाकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो उनको दे। और यहाँ पर मैं एक चीज का शिकवा भी होगा कि जब ये आबादी बनाई गई थी तो तब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। और आज जब हम देखते हैं तो आज भी जो पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं। और ये आबादी जब बनी है 2012 में, तभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। और फिर जब 2013 में हम देखते हैं तो तब नून लीग की हुकूमत थी, और 13 से 18 तक वहाँ उन्होंने अपना ये सारा टेन्योर कंप्लीट किया है। तो बात यही हो रही थी कि ये पथरीली नाले के करीब जंगलात, ये जहाँ पे लोअर क्लास ने या आहिस्ता आहिस्ता दूसरी क्लास भी आ गई, तो उसने आबाद किया कि यहाँ कहाँ का इंसाफ है। या तो उसके होता ये है कि उसकी मुतबादल वो जगह दी जाए, लेकिन इतना उजलत में काम होना जो है वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल उलट जाता है। एजाज गौरी साहब आप बात कर रहे थे, काइंडली बात जी कीजिएगा। जी सर। जी तो मैं यहाँ पर ये शिकवा भी करना चाहूंगा कि इस सारे वक्त में हमारे पास पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही है, जिन्होंने अपनी मशावरत से सीडीए के अफसरान के साथ मिलकर उस वक्त की नजाकत को देखते हुए एक मुश्तरका लाया अमल बनाकर इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया है। और एक अमर और भी काबिल गौर है कि हम जब देखते हैं यहाँ पर कोई 1 साल पहले की
जो हालात हैं वहां पर बल्दियात के कुछ नुमाइंदगान जो है वो वहां पर आए, और वहां पर जो गलियां बनी हुई हैं, गलियां कंक्रीट हुई हैं, वो बल्दियाती फंड से हुई हैं। देखिए बल्दियाती फंड्स भी वहां पर खर्च होते हैं, वहां पर लोग अपने वोट भी कास्ट करते हैं। 3 जनरल इलेक्शंस की टर्म्स हमने देखी हैं, वहां पर लोगों ने अपने वोट डिफरेंट पार्टीज को कास्ट किए हैं, और तीन तीन पार्टियों की हुकूमत भी देखी है रिब्शा कॉलोनी और अकरम मसीह गिल के लोगों ने मुश्तरका तौर पर। और ये बहुत सारे मुकर्रीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बहन श्री असलम साहिबा, और चेयरमैन उस आबादी के चेयरमैन जनाब आशिर अदनान गौरी साहब हैं, यहाँ पर इरफान सलामत खोखर साहब हैं। इन्होंने बारहा इस चीज पर बड़ा ब्रीफली बताया है कि उन लोगों के आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पर इंसाफ का हमें दोहरा म्यार नजर आता है कि एक कौमी अदारा जो है वो इन्हीं शहरियों को वहां का जो है वो पते से आईडी कार्ड जारी करता है, और दूसरा कौमी अदारा जो सीडीए है वो उनको बेघर करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर अदारों का भी टकराव है। और जब हम 2015 की जजमेंट देखते हैं तो 3 जज, कोई एक नहीं बल्कि 3 मुश्तरका जज साहबान की यहाँ पर हम जो है वो मुश्तरका जजमेंट देखते हैं। वहां पर वाजिया तौर पर ये हमें नजर आता है कि तब तक इन शहरियों को या इन जो कच्ची वादियों के लोग हैं इनको ना छेड़ा जाए, जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इनको फैसिलिटेट नहीं करती, या ऑल्टरनेट में इनको जगह प्रोवाइड नहीं करती, या इनको मुआवजा नहीं दिया जाता। तो मैं ये समझता हूँ जहां पर इस सारे मामले से इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी नफी हो रही है। तो मेरे ख्याल से सीडीए चेयरमैन और तमाम स्टेक होल्डर्स को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तानी जो मसीही हैं वो मैं हमेशा से एक बात जो है वो सोचता हूँ और करता भी हूँ। देखें, जब हम ये रियासत मदीना की भी नफी है, और बहुत सारे हमारे जो सियासी लोग हैं जब वो बात करते हैं रियासत मदीना की और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से इस फलाही रियासत को कायम करने की कोशिश करते हैं या तज़किरा करते हैं, तो यहाँ पर उस बात की भी नफी है, क्योंकि खुद जो रियासत मदीना है वो अपनी अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की गवाही देती है। वो अपनी जो अकलियतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश पेश हमें नजर आती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो ये बड़ा एक अलमनाक वाकया होगा अगर ऐसा होता है तो। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें सबका आपके जोशो जज्बे को सल्यूट करता हूँ। और हमें देखें जो है ना, मैं थोड़ा सा इस हवाले से एहतजाज के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें जरा थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स होके सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखें कोई भी काम है ना, कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी सरकार है, वो या वो शौक से करती है या वो खौफ से करती है। तो हम ऐसी पुरअमन कौम है कि ना हमारा कोई शौक है और ना हमारा कोई खौफ है। सो हमें कम से कम कुछ तो गवर्नमेंट को चैलेंज देना चाहिए इस हवाले से। खासकर उन लोगों को चैलेंज तो जरूर देना चाहिए जिनको हमने वोट दिए हुए हैं, खासकर वो चाहे गवर्नमेंट में है चाहे ऑपोजिशन में है, ताकि उनको थोड़ा बहुत तो इस बात का एहसास हो, इस चीज का, कि अगर हमने ऐसे यानी हमने किसी से वोट लिए हैं, तो अगर हम पूरी तरह जाके उनको मिलते नहीं है तो मतलब मैं समझता हूँ कि फिर तो ये हम अपने आप से ज्यादती नहीं कर रहे। जी अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आशिर अदनान साहब का, श्री असलम का, फिर अरफान सलामत खोखर साहब, एजाज गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन जैसे अमजद साहब ने बताया कि वो अक्सर कॉलम भी उन्होंने लिखे, इसी तरह मैं भी बताता चलूं कि जंग का मैं कॉलमिस्ट भी हूं, जंग में भी और क्रिश्चियन न्यूज़ अलर्ट में भी। मैं अक्सर जब कच्ची आबादी के मसाइल, इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के मसाइल, और जब इस पे बात हुई, मालकाना हकूक की बात हुई, जब जे सालक साहब ने इस पे एहतजाज भी किया कई साल पहले, ये मसाइल काफ़ी देर से फेस किए जा रहे थे कि गवर्नमेंट इसको मालकाना हकूक नहीं दे रही। अगर मालकाना हकूक देती तो आज ये कुछ देखना ना पड़ता। लेकिन इससे और भी ये है कि वहाँ के इतनी बड़ी आबादी, इतनी डेवलपमेंट, स्कूल, चर्चेज और बड़ी एनजीओज, एक जिंदगी, बारौनक जिंदगी है गवर्नमेंट को इनके बारे में सेटल करना, मुतबादल जगह देना, ये नहीं कि उनको फिर किसी जंगल में
जगह दे दे कि आप आबाद करो इसको, ये भी नाइंसाफी होगी। और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तमाम जो गवर्नमेंट के स्पेशल नून लीग हो गया, पीपल पार्टी, जिनके लोग जो हैं वोट लेने वहां आते हैं, मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि वोट लेने तो आते हैं, वोट हमारा लेते हैं, लेकिन जब बात होती है तो फिर अपने नुमाइंदों की बात होती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आजाज गौरी साहब, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मैं जी जी, थैंक यू सो मच संत साहब, आपका मौका देने के लिए। यहाँ पर मैं दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म, हमारे जो मुकर्रीन थे उन्होंने दो चीजों का खास तौर पर जिक्र किया था। अमजद साहब ने एक बात जो की थी एहतजाज के हवाले से, कि हम इसको एक टाइम फ्रेम तक लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली ये बात जो है वो ऑलरेडी हमारे है जहन में, और हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि डेफिनेटली हमारा जो पूरा मद एहतजाज है वो बिल्कुल जारी है। लेकिन जब तक कोई प्रॉपर तरीके से हुकूमत की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आता, या इस सारे मसले पर वो कोई कमेटी बनाकर इसको हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देते, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा फेस है वो भी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, जिसकी जिसके लिए हमने अपनी सारी यूथ को मोबिलाइज किया हुआ है। और आखिरी हद का भी जिक्र एक हुआ था अमजद साहब की तरफ से, कि इसकी आखिरी हद क्या हो सकती है, क्या करेंगे। और इरफान सलामत कोकर साहब ने बड़ा खूबसूरती से उसको जवाब दिया। देखिए, जो एक घर होता है वो सिर्फ घर नहीं होता, वो ख्वाब होते हैं, वो मुस्तकबिल भी होता है और वो प्रेजेंट भी होता है। तो वहां पर शेरी साहिबा ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में बताया, और मैं इनकी बात बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि हम वहां पर रहते हैं, हम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं ग्रास रूट लेवल पर। बिल्कुल ऐसे ही है, वहां पर लोगों ने बहुत सारी फाउंडेशन जो छोटे छोटे कर्जे देती हैं, लोगों ने छोटी छोटी कमेटियां डालकर पोर्शंस में घर बनाए हैं। कभी एक दीवार बना ली, दूसरी दीवार, तीसरी, चौथी, फिर जो है दीवारें खड़ी कर ली, फिर छत डाल लिया। तो ये जो है लोगों ने शदीद मुश्किलात के बावजूद, लोगों ने, देखिए, ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि रियासत उनको स्कूल भी देती, रियासत उनको पानी देती, बिजली देती। अब अगर हम मैप में भी देखें रिक्शा कॉलोनी के उस सारे को, तो वहां पर जो बिजली की बड़े खंभे हैं वो भी गुजर रहे हैं, वहां पर पानी की नीचे लाइनें भी बिछी हुई हैं, गैस की लाइनें भी हैं, सीवरेज का सारा कुछ वहां पर मौजूद है। अगर रियासत चाहे तो उनको हर तरीके से फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन शायद वो ये करना मुनासिब नहीं समझ रहे, और बजाय इसके कि वो इनको फैसिलिटेट करते, तो वो यहाँ से इनको किक आउट करना चाहते हैं। तो एहतजाज के उस सारे मामले को आखिरी हद तक हम इस तरह से देख रहे हैं कि जब तक रियासत जो है वो पुरअमन रहेगी, हम भी पुरअमन है। और खुदा न खास्ता किसी जगह पर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि वो वायलेंस पर आएंगे, तो फिर हम अपने दफा के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, और फिर ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम उस जगह को छोड़ेंगे। मैं सारी आबादी का जो है वो यूथ की उस रिप्रेजेंटेटिव होता हुआ आपके इस चैनल के वसासत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम फिर आखिरी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब बात आएगी हमारे गढ़ों को उजाड़ने की, जब छत ही नहीं रहेगी, तो फिर हमने वहां पर क्या करना है, फिर जी जी, आखिरी बहुत हद तक शुक्रिया। जाने के लिए भी हम तैयार जी हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और एक खास बात यही करना चाहूँगा कि जैसा कि मुस्लिम लीग नून पे हमेशा से ये इल्ज़ाम आता रहा है कि इनके दौरे हुकूमत में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके साथ बड़े जुल्म और जबर होते रहे हैं। लेकिन क्योंकि टच रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, अमजद साहब, सारे आप रहते हैं, बहुत सारे अच्छे इकदाम ये हुकूमत की कोशिश तो है, पंजाब हुकूमत ने काफ़ी इकदाम किए हैं। लेकिन ये अगर हुकूमत इसको कोई इसका मुतबादल या बेहतर हाल नहीं निकालेगी, तो ये भी एक तारीख, स्याह तारीख होगी कि मुस्लिम लीग में नून के दौर में ये एक सबसे बड़ा जुल्म जो है वो आ गया। इतने जो हमारे देखने वाले साथी हैं जो अभी हमारा चैनल देख रहे हैं, वो इस जो हमारे दोस्त अभी हमारे साथ इस पैनल में हैं, इनके साथ बाजू बने, और अपनी जो भी कैपेसिटी है जिसमें आप लिख के कर सकते हैं, इनकी हमायत कर सकते हैं। और जो जो ये बात कहते हैं, अगर आप कहीं पे किसी नुक्ते पे इनके साथ डिसएग्री भी करते हैं, तो ये मौजूदा वक्त जो है ना वो डिवाइड होने का नहीं है। सो बिल्कुल इनकी बिल्कुल। ताकत बने, इनके साथ रहें, और एहतजाज जो है ना
वो इस वीडियो को लाइक करके भी हो जाता है, एहतजाज जो है ना इसको शेयर करके भी हो जाता है, एहतजाज जो है वो वहां पर अपने कमेंट करने से भी आ जाता है, ताकि हमें पता चले कि हम सोचते क्या है। सो जो कुछ आप सोचते हैं उसमें आप जो हमारे मुतासरीन भाई हैं उनके साथ खड़े हो, आप किसी भी कैपेसिटी में आप खड़े हो इनके साथ। बिल्कुल। थैंक यू। अमजद साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करना चाहूंगी। वो कहते हैं ना कि अगर किसी की कैपेसिटी है खड़े होने की तो वो उनके साथ खड़ा हो। अगर किसी की कैपेसिटी है लिखने की तो वो लिखे, किसी की कैपेसिटी बोलने की तो वो बोले। लेकिन कोई खुदारा कोई ऐसा ना करे कि अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसकी टांगे खींचे। आप एक दूसरे के बाजू बने, हाथ बने, ताकत बने, ना कि एक दूसरे को गिराने के चक्रों में रहे। जी शेर असलम, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें यकजहती बहुत अहम है, चाहे वो मीडिया है तो कि वो एक दूसरे से मुकाबले में जैसे मर्जी करे, लेकिन उनको यकजहती का, आम आदमी बिल्कुल सियासी जो भी हैं उनको इस वक्त सख्त यकजहती की जरूरत है। इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं इस उम्मीद पर कि इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों का मसला एक बड़े खुशगवार, बड़े अच्छे माहौल में तय कर लिया जाएगा। और हमारी स्पेशल जितने भी पादरी साहबान को मैं देखा, फादरों को देखा, दुआ कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है इन अल्फाज के साथ के बेहतर हल इसका सामने है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।